नमस्कार। आज 31 मई 2020 है। आज का दिन ऐतिहासिक है इसलिए क्योंकि सरकार ने फाइनली ये तय किया है कि कल से लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटाएंगे और काफ़ी तेज़ी से हटाएंगे। इसकी बहुत ज़रूरत थी। कुछ लोगों ने मुझे दरख्वास्त करी थी कि डॉक्टर साहब आप हिंदी में बात कीजिएगा ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा समझ आए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको हिंदी में समझाऊँ। मेरी हिंदी इतनी मजबूत तो नहीं है मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं 3 महीने से लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि कोविड-19 से मौतें नहीं होती हैं। बेशक इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैलता है, बेशक एक दिन में 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों में ये पाया जा सकता है, मगर लोग मरते नहीं हैं। देखिएगा आप, कई कई जगहों से हमें डेटा मिल रहा है। अमेरिका से आया है हमारे पास, न्यूयॉर्क में मोर्टेलिटी कितनी निकली? 0.5%, 0.005% सिर्फ। सेंटा क्लारा से आई मोर्टेलिटी जो है, मौत जो है 0.012% हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से आया है मोर्टेलिटी, मौत 0.17%। ईरान से भी डेटा छप गया है, वो भी है 0.017%। जर्मनी से डेटा आया है 0.037%। अब हमारा क्या डेटा है? आज की तारीख में शायद 1,85,000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं हिंदुस्तान में। मरे कितने हैं? 5,200। तो अगर हम जो कहते हैं अंग्रेजी में क्रूड मोर्टेलिटी देखें तो वो पड़ती है 2.8%। मगर हकीकत और कुछ है। हकीकत ये है कि अगर आपको एक आदमी मिलता है पीसीआर टेस्ट से, इन रियलिटी असलियत में 10 और इन्फेक्टेड हैं। तो अगर आपको सरकार कहती है कि 1,83,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, वाकई में 10,83,000 इन्फेक्टेड हैं। तो अगर 10,83,000 इन्फेक्टेड हैं तो हमारी मोर्टेलिटी रेट, हमारी मौत का जो रेट है वो 2.08% से गिरता है 0.28% सिर्फ। तो वो बहुत कम होता है और वो ज़्यादा समझ में आती है बात कि मोर्टेलिटी इतनी है। मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाऊंगा। फ़र्ज़ करो आप और मैं, हम लोग जानते हैं कि 200 लोगों को कोविड-19 कन्फर्म्ड है। बेशक 200 लोगों को कोविड-19 इस समय है। उन 200 लोगों में से जो हमें साइंस मिल रहा है, जो हमें जो विज्ञान मिल रहा है, जो डेटा मिल रहा है, वो ये कहता है कि 100 को तो मालूम ही नहीं होगा कि उनको कोविड-19 है। वो बिल्कुल भी, जो अंग्रेजी में कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। जो बाकी 100 बचे, उनमें से हम ये देखते हैं कि 10 लोग जो है, 10 लोग अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। अगर 10 लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि एक की मौत हो जाती है। अगर एक की मौत होती है, जो लोग अस्पताल को एग्जामिन कर रहे हैं, जो अस्पताल पे अपनी नज़र रखे हुए हैं, उनको ये लगेगा कि 10 में से एक मरा है तो मोर्टेलिटी 10% है, मौत 10% है। मगर ये रियलिटी नहीं है। आपको और मुझे पता है कि वाकई में तो, असलियत में तो 200 लोग इन्फेक्टेड थे। अगर 200 लोग इन्फेक्टेड थे और एक मरता है तो असलियत में मोर्टेलिटी 0.05% हो जाती है। तो ये हकीकत है और यही बातें हर जगह बताई जा रही हैं। और इसी वजह से, इसी नॉलेज से, इसी ज्ञान से सरकार में अब हिम्मत आई है कि वो ये लॉकडाउन हटाए, क्योंकि सरकार को भी अब समझ आ गई है कि केस तो मिलते जाएंगे, केस बढ़ेंगे भी और शायद कम भी हो सकते हैं, मगर मौतें नहीं होती हैं। मौत कितनी होती है, जो भी देखा गया है, हर मुल्क में यही देखा गया है कि जो बहुत ही बुजुर्ग होते हैं वही, उनको ही बेचारों को मरना या मौत, उनको ही मतलब मोक्ष मिलता है। यही मैं कह सकता हूँ। इटली का डेटा बड़ा 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 क्लियर है, सारी दुनिया ने देखा है कि जो एवरेज उम्र थी वो 80 साल थी। 90% लोग जो थे, जो मरे हैं, वो 70 साल के ऊपर थे। 10% 90 साल के ऊपर थे। यही इंफॉर्मेशन बाकी शहरों से भी आ रहा है, मैसाचुसेट्स से भी आ गया है कि जो लोग जो बीमार हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनकी उम्र एवरेज एज 70, 75, 80 साल है। और दूसरी बात जो उभर के आ रही है वो ये है कि 95-98% लोगों को और भी बीमारियां होती हैं। जो आदमी, फ़र्ज़ करो एक आदमी 70 साल का है, उसको ना डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, तो ऑलमोस्ट यह नामुमकिन है कि अगर उसको इन्फेक्शन भी होगा उसको मरना पड़ेगा। यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डेटा यही आता है कि जहाँ भी लोग गुजर रहे हैं बेचारे, ज़्यादा कर
ऑलमोस्ट 95%, 96%, 97%, 98%, 98% लोगों को और भी बीमारियां हैं। अब ये तो है नहीं कि अगर आपकी उम्र 35 या 40 साल है, इन्फेक्शन हो जाए कि कोई भी नहीं मरेगा। अगर कोई गुजरेगा भी तो बहुत कम गुजरेंगे। एक और डेटा बड़ा बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है, इंग्लैंड से आया है, वो ये है कि एक साल में बिजली जब गिरती है तो 49 लोग मरते हैं। जब बिजली गिरती है तो 49 लोग मरते हैं। अगर 40 साल के नीचे किसी को कोविड होता है तो फिर 33 लोग मरते हैं। और अगर 20 साल के नीचे किसी को कोविड होता है तो 3 लोग मरते हैं। तो जाहिर है कि लोग बिजली से ज़्यादा मर रहे हैं, ना कि कोविड-19 से मर रहे हैं। ये भी एक नज़रिया है, ये भी एक देखने का तरीका है। तो ये मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि आप में से थोड़ा डर और कम हो, जो बहुत ज़रूरी है। कि कल से अगर आपको बाहर जाना पड़े, काम करने जाना पड़े, तो बिल्कुल आप इतना मत डरिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सिंपल, जो बिल्कुल साधारण चीज़ें जो आपको बार बार बताई गई हैं कि आप हाथ धोते रहें, लोगों से थोड़ा दूर रहें, मास्क पहने, इन सिंपल चीज़ों से आप बहुत ही हद तक ये बीमारी को दूर रख सकते हैं। अब ये डेटा जो आता है ये बड़ा ज़रूरी है। डेटा आपको देखिएगा अखबारों से नहीं मिलेगा, आपको टेलीविज़न चैनल से नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक मैं बड़ा आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक वेबसाइट है मेड आर्काइव्स। मेड आर्काइव्स में अगर आप सर्च इंजन में कुछ भी छाप दें, आप कोविड-19 छापे, क्लिनिकल फीचर्स, कोविड-19 एपिडेमियोलॉजी, कोविड-19 PCR टेस्ट, कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट, तो एकदम से उभर के आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इसके बगैर इसके अलावा जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जैसे जामा हुआ, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन हुआ, लैंसेट हुआ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हुआ, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जर्नल्स, साइंस हुआ, नेचर हुआ, द सेल हुआ, ये सब जो डेटा छाप रहे हैं वो मुफ्त में है। उसमें कोई पैसा नहीं देने की बात है, सब मुफ्त में डेटा छाप रहे हैं। तो ये डेटा आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी और से सुने या टेलीविज़न किसी चैनल से सुने, नहीं। अगर ये आप करेंगे तो फिर आप मार खा जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई देखेंगे बड़ा नामी जर्नल होगा, बड़ा नामी ऑनलाइन जर्नल होगा जिसमें से बड़ी बिजली चमकती होगी, तो वो साहब किसी को इनवाइट कर देंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, वो भी बड़े शख्स होंगे, तो वो साहब कहेंगे साहब अब हमको तो लगता है कि 2 लाख या 20 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, 40 लाख लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, 20 लाख लोग मर जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब इन लोगों ने ये अपने मॉडल्स बनाते हैं। ज़्यादातर ये लोग मैथमेटिशियंस होते हैं, ये अपने कंप्यूटर में कुछ डेटा डालते हैं, उसमें से डेटा बाहर निकालते हैं। ये हकीकत नहीं है, ये असलियत नहीं है। जो हकीकत आपके सामने है कि 2.25 लाख, 1,80,000 लोग इन्फेक्ट हो गए। अगर इतने पकड़े गए हैं तो यकीनन 10 गुना ज़्यादा बीमारी है, 50 गुना ज़्यादा बीमारी है। जो मरे हैं वो हैं 5,000। अगर 5,000 लोग आज की तारीख तक मर गए हैं, 5,000 वो भी 5 महीने में मरे हैं, ठीक है। तो आप हमारे मुल्क में जो मोर्टेलिटी है वो सिर्फ 0.02 या 0.03 या 0.04% निकलेगी। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। तो जब मोर्टेलिटी कम है फिर क्या डरना? अगर डरना है तो कैंसर से डरना है, डरना है तो दिल के दौरे से डरना है, डरना है तो हार्ट फेलियर से डरना है, डायबिटीज से डरना है, उन चीज़ों से डरना है। अगर हम लोग घर पे रहेंगे तो वो बीमारियां बढ़ती रहेंगी। अगर किसी को कैंसर है, देखिए सबसे कॉमन कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट का होता है, लंग का होता है, प्रोस्टेट का होता है, कोलोन का होता है। अगर कोई आदमी बेचारा घर पे ही बैठा हुआ है, कैंसर तो बढ़ जाएगा। अगर जिसको कैंसर है वो बढ़ता जाएगा, वो तो जा ही नहीं रहा अस्पताल में डर के मारे। जब अस्पताल में नहीं जा रहा डर के तो कैंसर तो दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, और एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा जब इलाज भी नामुमकिन हो जाएगा और बहुत बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो ये भी लोगों ने अंदाज़ा निकाल दिया है कि अगर फर्स्ट करो कैंसर के मरीज है, जब ये लॉकडाउन हटेंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 लोग कैंसर से गुजर जाएंगे। ये डेटा इंग्लैंड से निकला है, और इस डेटा में दम है। इस डेटा में ये ऐसी कोई बहकी बातें नहीं है, इस डेटा में दम है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों में कैंसर है। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी इंसान को मारती है? वो है हार्ट अटैक, उसके बाद कैंसर आता है। तो लाखों में लोग इन 2 बीमारियों से मरते हैं। लाखों लोग इस समय घर में बैठे हुए हैं डर के मारे। ये भी देखा गया है कि हर मुल्क में हर अस्पताल में दुनिया के
40 से 45% डाउन हो गया है मरीज आना अस्पताल के अंदर, वो भी हार्ट अटैक का। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ऐसा तो नहीं कि लोग घर में ही बैठे बैठे बेचारे अपनी दिल की बीमारी बढ़ाते जा रहे हैं और डरे हुए हैं कि अस्पताल में जाएंगे तो साहब हमें कोविड हो जाएगा और बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो फिर उसका इलाज करना नामुमकिन हो जाए। और ऐसा देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया से डेटा आ गया है कि साहब जो लोग हार्ट अटैक के जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4 गुना टाइम लेट जा रहे हैं, देर में जा रहे हैं। जब हार्ट अटैक होता है तो आपको फौरन अस्पताल में जाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया से डेटा आ रहा है कि साहब अगर 1 घंटे के बजाय वो 4 घंटे में आ रहे, 2 घंटे के बजाय वो 8 घंटे में अस्पताल में पहुंच रहे। इंग्लैंड से डेटा आ गया, इंग्लैंड का डेटा बड़ा महत्वपूर्ण डेटा आ गया है कि साहब जो लोग पिछले 5 साल में के मुताबिक, पिछले अगर हम एग्जामिन करें पिछले 5 साल, उसको लेकर इस साल का डेटा अगर देखें इन महीनों में, तो ज़्यादा लोग मर गए नॉन कोविड बीमारियों से। कोविड-19 के अलावा भी बीमारियां हैं, ये नहीं भूलना हम लोगों को कि ज़्यादातर बीमारियां कोविड-19 के अलावा हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कोविड-19 के अलावा है। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को कोविड-19 हो भी जाता है तो वो कोई डेथ वारंट नहीं है। अभी इंग्लैंड के चीफ जो है मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने कहा है, पब्लिकली बोला है कि अगर 100 लोगों को कोविड-19 होता है तो 80 लोग तो अस्पताल जाते ही नहीं है। उनको मामूली सिम्टम्स होते हैं, हल्का सा बुखार हो गया या जुकाम हो गया या गले में दर्द हो गया या जिस्म में दर्द हो गया। 15 लोगों को थोड़ा निमोनिया होता है, वो अस्पताल में जाते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जो 5 बचे, 100 में से 5 बचे, वो इंटेंसिव केयर में जाते हैं। जो इंटेंसिव केयर में जाते हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग बच के ही आ जाते हैं, 99% लोग बच के ही आ जा सकते हैं। और यही डेटा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है 2-3 दिन पहले कि जो 83,000 लोग इंडिया में 1 हफ्ते पहले तक 83,000 जो कन्फर्म पीसी, ये कोविड-19 के कन्फर्म PCR टेस्ट से जो मरीज हैं, 83,000 में से सिर्फ 2% इंटेंसिव केयर में गए हैं और सिर्फ 1.9%, 1.09% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ये डेटा दिख ही रहा है। अब क्यों लोग हिंदुस्तान में कम मरते हैं, ये एक क्या कहते हैं, ये एक रिसर्च का एक रिक्वायरमेंट है। इसकी ज़रूरत है कि हम रिसर्च करें या हम समझें कि क्यों हिंदुस्तानियों में इस बीमारी से लोग कम मरते हैं। मगर ये चीज़ बाकी मुल्कों में भी देखा जा रहा है। हमारे मुल्क में जो डेटा निकलता है, आप खुद ही देख लो, एक वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर है, वो दिखाएगा, सारे मुल्कों का डेटा निकालता है, रोज़ निकालता है वर्ल्डोमीटर। वो साफ है, वो भी मुफ्त में है। वो इस समय कहता है कि 10 लाख में, हिंदुस्तान में 10 लाख आबादी में सिर्फ 4 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में। बांग्लादेश में भी 4 लोग मरते हैं, जापान में 7 लोग मरते हैं 10 लाख में, सिंगापुर में भी 4 लोग मरते हैं, पाकिस्तान में 7 या 8 लोग मरते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ मुल्कों में, खास करके एशिया के जो मुल्कों में हैं, मौतें कम हैं। शायद इसलिए है क्योंकि आबादी जो है हमारी ज़्यादातर छोटी उम्र के लोगों की है। 65% या 70% लोग तो 25 से 30 साल के नीचे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बुजुर्ग हैं। 65 साल के ऊपर तो सिर्फ 4-5% लोग हैं, सिर्फ 4-5% लोग हिंदुस्तान में हैं। तो शायद इस कारण कई लोगों को अगर हो भी रहा है तो वो ठीक है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ दिन पहले सिंगापुर में थोड़ी हलचल हो गई। सिंगापुर में हलचल इसलिए हुई कि जो वहाँ पर माइग्रेंट्स थे, उसमें एकदम से अचानक एक सर्ज आ गया, एक अचानक कोविड-19 के मरीज आ गए। मगर सिंगापुर गवर्नमेंट ने वो डरे नहीं, उन्होंने कहा साहब कोई नहीं, कोविड-19 आ गया, मगर क्योंकि ये लोग जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, हम इनको फॉलोअप करेंगे। और उनका जो असेसमेंट था बिल्कुल ठीक निकला, कोई भी नहीं मरा उनमें से, क्योंकि वो जवान थे। बेशक उनको कोविड-19 उन्होंने पकड़ा, मगर वो मरे नहीं। तो याद रखना, कोविड-19 जो है वो किसी वजह से यूरोप में ज़्यादा लोगों को मारता है, और वहाँ पर भी अगर मारता है तो बुजुर्गों को अटैक करता है, जवानों को नहीं अटैक करता। बुजुर्ग भी जो बीमार हो, अगर कोई 70, 80, 75 साल का आदमी फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर उसको कोविड-19 कुछ नहीं कर सकता। ये आपको अपने जहन में रखना ही पड़ेगा। जो दूसरी बात करूंगा मैं, वो ये है कि कई बातें निकलती हैं, आपको व्हाट्सएप से बहुत डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे आज 2 मैसेज आ गए कि साहब जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तो बच्चों को स्कूल मत भेजो। अब यह बड़ी नासमझ है, बहुत ज़्यादा नासमझ है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की नासमझ है। वैक्सीन कब आएगा? ये किसने कहा कि वैक्सीन आपको 4 महीने में बन जाएगा? किसने कहा कि आपको वैक्सीन 1 साल में बन जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन बनने में वक्त लगेगा, वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा।
वैक्सीन से, मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ, मगर वैक्सीन जो बनेगा वो मतलब क्या कहते हैं, वैक्सीन कामयाब होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए कि वो इस बीमारी को रोके, और दूसरा हमें कोई हानि ना पहुंचाए, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स ना हो, उसके लिए वक्त लगेगा। और ये कह रहा है कि स्कूल में ना जाए बच्चे जब तक वैक्सीन नहीं आती है, इसमें पिटिशन साइन करो, ये बहुत ही घिनौनी किस्म की मैं कहता हूं कि ना समझ है। बच्चों को आप डैमेज मत करो इस समय, बच्चे छोटे, अपने बचपन को आप याद करो, जब आप छोटे थे, हमें अपना बचपन याद आता है। हम बाहर जाते थे, खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, पतंग को उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, दौड़ लगाते थे, लंबी दौड़ लगाते थे, गिरते थे, चोटें लगती थी, फिर उठ जाते थे, फिर जाते थे वापस, फिर स्कूल जाते थे, दोस्त बनते थे, यार बनते थे, कई बार झगड़े हो जाते थे, मगर वो एक उभरने का, एक ग्रोइंग का प्रोसेस होता है जिससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, वो बहुत ज़रूरी है। एक आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट भी चाहिए। अगर बच्चों का घर पे ही रखेंगे तो फिर तो उनका बचपन तो गया, आप उनका बचपन ही खा रहे हैं आप, ये तो बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही गलत बात हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे इस समय काफ़ी मतलब परेशान होंगे, बच्चे क्या, आप खुद परेशान होंगे, आप खुद एंग्जाइटी में होंगे, खुद डिप्रेशन में होंगे। मैं नहीं मानता कि लोग घर में घुसे हुए 2 महीने से और उनको कोई असर नहीं पड़ा है। रोज़ मेरे पास अस्पताल में मरीज आते हैं, रोज़ कहते हैं साहब हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। बेचारे तकलीफ में होते हैं, बेचारे कष्ट में होते हैं, उन्हें कोई दिल की बीमारी तो है नहीं, मगर आते हैं बेचारे, परेशान हैं, वो परेशान है इस लॉकडाउन से। और वैसे भी हम जानते हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी वाकई में बर्बाद हो गई है, वाकई में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम संभलें, और बहुत ज़रूरी है कि अब हम सरकार पर उंगली ना उठाएं। सरकार लेट आई, देर आई, मगर दुरुस्त आई। सरकार अब जो है ठीक कदम उठा रही है। अब ये वक्त नहीं है कि सरकार को हम क्रिटिसाइज करें, हम उनकी टिप्पणी करें, ये अब समय नहीं है। अगर कोई करे भी तो आप उनको डिस्करेज करें, उनको आप इनकरेज बिल्कुल ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है रोज़ आपको व्हाट्सएप मैसेजेस मिलेंगे कि साहब केस बढ़ गए हैं, लोग मर गए हैं, साहब ये हो रहा है, तबाही हो रही है, वो हो रहा है। ना ना ना, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर बिल्कुल एक जो अंग्रेजी में कहते हैं पेंडेमोनियम हो जाएगा, केओस हो जाएगा, और मुल्क बिल्कुल ही बुरी तरह से जकड़ मतलब परेशान हो जाएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब के सब मिलजुल कर समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस बुरे वक्त को, इस कष्ट को हम झेल जाएं, और जैसे मैं कह रहा हूं समझदारी से और नॉलेज से, ज्ञान से, साइंस, ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अफवाहें ना सुने, हम किसी पॉलिटिशियन की बात पे ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी ब्यूरोक्रेट की बात पे ना आए, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आए, साहब अरे सरकार ने तो ये कर दिया, सरकार ने तो वो कर दिया, ये सब बचपना है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी किसी भी भाषा में बोले, संस्कृत में बोले, लैटिन में बोले, अंग्रेजी में बोले, और ये मतलब बेकार की बात करें कि साहब अब तो देखो एक दिन में 1 लाख आदमी इन्फेक्ट हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। 1 लाख होगा, आप कहिएगा साहब 1 लाख का 10 लाख हो जाए, एक दिन में हो जाए, मगर कोई गुजरेगा नहीं। ये मैं आपको दावा कह रहा हूँ, ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपको कि गुजरना बहुत कम है। ये सारे मुल्कों से डेटा आ चुका है, सब इसको रियलाइज कर चुके हैं। और सबसे बड़ा मुल्क तो अमेरिका है। अब अमेरिका में भी आ गया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं प्रोजेक्ट किया अभी तक, अमेरिका ने भी ये कबूल कर लिया है। उनके ऑफिशियल आईसीएमआर ने, उनका ऑफिशियल आईसीएमआर सीडीसी कहते हैं, सेंटर्स फॉर डिजीज प्रोटेक्शन का जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बोल गया है कि साहब WHO ने जो कहा था वो गलत था, कि इस बीमारी से 3.04% लोग मरते हैं, 3.5% लोग मर जाते हैं इस बीमारी से। अगर 100 लोगों हो तो 3.5 लोग मर जाएंगे, वो गलत है। हमारे हिसाब से सिर्फ 0.026 या 2.7% इस बीमारी से मरेंगे, जो बिल्कुल रीजनेबल है, जो बिल्कुल समझ में आता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपको समझने के लिए। एक और बात आती है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारी तो है ही, मगर एक दवा लेकर भी टेंशन हो रही है। एक दवाई है जो बड़ी जो हम सब ने शायद ले रखी हो, जो बड़ी आम मिलती है हिंदुस्तान में, बड़ी सस्ती दवाई है, इसका नाम क्लोरोक्विन है। तो कुछ लोगों ने कहा, खास करके ट्रम्प साहब कह गए कि साहब
आप क्लोरोक्विन खाइएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाइएगा, इससे कोई आपको नुकसान तो होगा नहीं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें डेटा है हमारे पास कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप ठीक हो जाएंगे इससे। तो हज़ारों लोगों ने, हज़ारों क्या लाखों लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सारे डॉक्टरों ने, हज़ारों, दुनिया के हज़ारों डॉक्टरों ने अपने आप पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं, जैसे मैंने कहा, वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं क्लोरोक्विन के खिलाफ हूँ, मगर मुझे जो चाहिए साइंटिफिक डेटा चाहिए, रैंडमाइज डेटा चाहिए। हम कहते हैं रैंडमाइज डेटा, हम कहते हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो ये नहीं होता कि कोई कहे साहब मेरे पास 50 मरीज थे, मैंने क्लोरोक्विन दिया, उसमें 40 ठीक हो गए। इसको हम नहीं मानते। इसको हम एनेक्डोटल या एक कथा कहेंगे, या एक कहानी कहेंगे। इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई साइंटिफिक, इसमें कोई वैज्ञानिक ताकत नहीं है। वैज्ञानिक ताकत आती है रैंडमाइज स्टडी से। रैंडमाइज स्टडी का मतलब ये होता है, जो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाता हूँ, वो ये होता है कि आप 100 लोगों को लो या 200 लोगों को लो, 100 को दवा दो और 100 को ना दो, ठीक है। जिनको दवा देते हो उनको नहीं मालूम होगा कि उनको दवा मिल रही है, ना आपको मालूम है, तो इसको कहते हैं डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड। दोनों लोग अंधे हैं, तो ना तो मरीजों को पता है कि दवा कौन सी मिल रही है, ना आपको पता है। फिर वो डेटा आप निकालते हैं, देखते हैं कि दवा ने काम किया कि नहीं किया, या दवा ने कितने साइड इफेक्ट्स किए। इसको डबल ब्लाइंड रैंडमाइज स्टडी करते हैं। और हमारे कार्डियोलॉजी में हम सिर्फ वही दवाई इस्तेमाल करते हैं जो रैंडमाइज स्टडी से उभर के आती है। जैसे कि हम बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं हार्ट फेलियर में, हमें रैंडमाइज डेटा मिला हुआ है, सालों से मिला हुआ है कि बीटा ब्लॉकर मौत कम करती है हार्ट फेलियर में। हमें पता है कि एस इनहिबिटर से मौतें कम होती है, हमें पता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से मौत कम होती है, बेस्ड ऑन रैंडमाइज स्टडीज। ऐसे नहीं हम लिखते दवाइयाँ, हमें पता है कि अगर हार्ट अटैक होता है तो हम स्टेंट डालेंगे तो आदमी की जान बचेगी, यकीनन बचेगी, बेशक बचेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई प्ले नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। ये डेटा है, हजारों लोगों पे रैंडमाइज डेटा आ चुका है। हमें ये पता है, हमें पता हार्ट फेलियर में, मतलब अगर किसी को डायबिटीज, हमें अब ये मालूम चल गया कि एक नई किस्म की दवाई आई है SGLT2 इनहिबिटर, अगर उसको देंगे तो हार्ट फेलियर कम हो जाएगा, किडनी खराब होनी कम हो जाएगी। दिस इज बेस्ड ऑन रैंडमाइज डेटा। और ये हजारों मरीजों पे होता है, ये नहीं कि 100-200 मरीजों पे होता है, ये डेटा होता है 5000, 10,000, 15,000 मरीजों पे डेटा होता है। इस पर बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, मगर जो भी है, हम दवाई तभी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तभी दवाई इस्तेमाल की जाती है जब हमको डेटा मिल जाता है स्टेटिस्टिकली हर तरीके से कि दवाई आराम देगी मरीज को, उसकी ज़िंदगी आसान करेगी, और सबसे ज़्यादा है कि उसको मौत से बचाएगी, तभी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं। अब आइएगा क्लोरोक्विन पे। क्लोरोक्विन पर आज की तारीख में बेशक 100 ट्रायल चल रहे होंगे, मगर एक भी अभी छपा नहीं जिसने बताया है कि क्लोरोक्विन माफिक है, क्लोरोक्विन कामयाब है। एक भी नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, कोरिया में 300 लोग लिए इन लोगों ने, 300 लोग जो एक्सपोज थे, एक लेडी से जिसको कोविड-19 था, 200 को इन लोगों ने दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, 100 को नहीं दिया। 1 महीना फॉलोअप किया, कोई फर्क ही नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। ना 200 लोगों को जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया, ना 100 लोगों जिनको नहीं दिया, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई अंतर ही नहीं था। इनफैक्ट 300 लोगों को कोविड-19 हुआ ही नहीं। ये तो एक साउथ कोरियन डेटा आ गया, ठीक है साहब। फिर एक डेटा आया स्पेन से जो और भी इंटरेस्टिंग है। उन लोगों ने क्या किया, 700 लोग लिए, 700 लोग लिए जिनको या लूपस था या रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी। अब हिंदी में इसको जोड़ का दर्द कहेंगे, लंबा चीज होता है, खैर उस पर मत जाइएगा। 700 मरीज में उन लोगों ने 300 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी, और उनको फिर उन्होंने देखा 2 महीने के लिए। जब फॉलोअप किया उन्होंने देखा कि कोई फर्क ही नहीं था। जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी उसमें भी 2% को कोविड-19 हुआ, और जिनको नहीं दिया था उनको भी 2% को कोविड-19 हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दूसरी स्टडी मैंने आपको बता दी। तीसरी और भी खतरनाक स्टडी थी, ये डबल ब्लाइंड रैंडमाइज स्टडी थी। ये हुई थी ब्राजील में। इसमें जो मरीज इकट्ठे किए गए थे वो ब्राजील से भी लिए थे, मोज़म्बिक से भी लिए गए थे, और स्पेन से भी लिए गए थे, ठीक है। तो मतलब बड़ी मल्टी सेंट्रिक स्टडी आप कहिएगा। मरीज कम थे, 80 मरीज लिए, 40 को उन्होंने हाई डोज क्लोरोक्विन दिया और 40 को कम डोज क्लोरोक्विन दिया। तो देखा कि कोई असर ही नहीं था। बेशक आप हाई डोज दो या लो डोज दो, जो वायरल का जो लोड कम होना था वो उतना ही रहा, मगर जिनको हाई डोज दिया उसमें मौतें ज्यादा थी। अब ये स्टडी जब छपी, लोगों ने मतलब संसार में हंगामा हो गया, ब्राजील में हंगामा हो गया
जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे वो हमारे पास इस साल आए थे शायद 26 जनवरी को एज द चीफ गेस्ट। उनके बेटे ने, जिनके फॉलोअर्स जो मुझे बताया गया 20 लाख ट्विटर पे हैं, उनके बेटे का नाम शायद एडवार्डो बोल्सोनारो है, एडवार्डो के 20 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ट्विटर पे कह दिया कि साहब ये जो स्टडी है, ये जो ऑथर है, ये तो फेक स्टडी है, ये तो नकली स्टडी है, ये तो अपोजिशन पार्टी से मिला हुआ है, ये तो लूला साहब से मिला हुआ है, ये तो लेफ्ट से, ये तो कम्युनिस्ट है। ठीक है ना। अब उस बेचारे को जिन लोगों ने रिसर्च करी थी, उनका नाम शायद मार्कस लिसिडर था, उनको डेथ थ्रेट्स मिल गए, उनको मौत की धमकी मिलने लगी। इस हद तक मतलब परेशानी हो गई। एक और साहब अमेरिका में थे, उनका नाम मेरे ख्याल माइकल काउडरी था, उनके भी फॉलोअर्स थे, उनके 3.25 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर में। उन्होंने भी कहते साहब ये तो फेक स्टडी है, ये तो बेकार की स्टडी है। अब मतलब जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पैशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक अजीब व गरीब सिचुएशन आ रही है। मगर जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये है कि इस समय आज की तारीख में, आज के दिन अभी भी ऐसा कोई भी रैंडमाइज स्टडी नहीं आया है जो दिखाता है कि क्लोरोक्विन मरीज को ठीक कर सकता है। अगर जब छपेगा, अगर आएगा वाकई में क्या काम करता है, मैं खुद ही क्लोरोक्विन लूँगा। आप भी ताजुब करेंगे, डॉक्टर साहब हम तो रोज़ जा रहे हैं अस्पताल, हम तो रोज़ केस करते हैं, चाहते हैं मरीज देखते हैं, हम तो रोज़ रिस्क लेते हैं। हमने तो कोई क्लोरोक्विन नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाई क्लोरोक्विन अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक कोई रैंडमाइज स्टडी नहीं देखी है। वो अलग बात है कि ICMR ने पब्लिकली कह दिया कि साहब क्लोरोक्विन खाइएगा, इनको भी खिलाइएगा, उनको भी खिलाइएगा, पुलिस वालों को भी खिलाइएगा, मगर ऐसा डेटा ना तो ICMR ने निकाला है, ना किसी और सेंटर ने दुनिया में निकाला है। तो मैं फिर यही दोहराऊंगा, आपको बार बार यही दोहराऊंगा कि बीमारी है, हम पर एक संकट आ गया है, एक अजीब गरीब स्थिति बन चुकी है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में आग लग गई है। जैसे मैंने शायद पहले अभी बोला है कि अमेरिका में तो आग लगी हुई है इस समय, उसके कारण और ही हैं, मगर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बीमारी भी जाएगी, इसको जाना ही है। हमें यह कुछ सिखा के जाएगी, हमें और समझदार बना के जाएगी। अगर फिर आती है, अगर दोबारा आती है, तो हम ज़्यादा मजबूत होंगे, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास ज़्यादा ज्ञान होगा, शायद हमारे पास कोई दवा निकल गई होगी जो कामयाब दवाई है। तो इससे घबराना नहीं है। कोई कहे साहब सेकंड वेव आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि नॉर्वे ने निकाल दिया है, नॉर्वे ने लॉकडाउन 1 महीने पहले निकाल दिया था, वहाँ कोई सेकंड वेव नहीं आया है। स्विट्जरलैंड ने निकाल दिया, वहाँ कोई सेकंड वेव नहीं आया है। कोई सेकंड वेव साउथ कोरिया में नहीं आया, जापान में नहीं आया है। जापान में लॉकडाउन था ही नहीं, साउथ कोरिया में लॉकडाउन था ही नहीं, स्वीडन में लॉकडाउन था ही नहीं, किसी भी मुल्क में अभी सेकंड वेव नहीं आया है। एक छोटा मोटा सर्ज जरूर आएगा, सेकंड वेव अभी आया नहीं है, तो आप घबराना मत। अगर सेकंड वेव आएगा भी, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, आप ज़्यादा मजबूत होंगे, आप ज़्यादा समझदार होंगे, आप ज़्यादा होशियार होंगे, और हम सब ज़्यादा होशियार होंगे। तो अब मैं बंद ही करता हूँ, क्योंकि आप फिर बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। यही कहूँगा कि शायद 72 साल पहले 1948 में शकील बदायूनी साहब ने एक इसको आप जो भी कहिएगा, एक कविता लिखी थी, जिसके लफ्ज़ हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जो मुझे इस समय बड़े अप्रोप्रिएट लगते हैं, इस समय बिल्कुल ही इस स्थिति के लिए बिल्कुल सही है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। आएंगी वही बहारें, होंगी वही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यही रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यही रहेगी। होंगे वही झमेले, ये जिंदगी के मेले। होंगे वही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये बड़ा अप्रोप्रिएट एक गाना है। अब मुझे नहीं पता कि ये नगमा है क्या, गज़ल तो है नहीं, खैर इसको आप एक नगमा ही कहिएगा, मगर ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चलता रहेगा, हमें भी चलना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। याद रखना,
जो डर गया सो मर गया। ये बहुत ज़रूरी है। और बड़े गौर से सुनना और बड़े शक से सुनना। अगर कोई भी आए, मैंने जैसे बोला है, कोई भी आए, अंग्रेजी में बोले, संस्कृत में बोले, फ्रेंच में बोले, हिंदी में बोले कि साहब इतने लाख इन्फेक्शन हो जाएगा, इतने लाखों लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, इतने लाख लोग मर जाएंगे, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। ये सब हो चुका है, लोग बोल चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हिंदुस्तान में भी बोला लोगों ने, बाहर भी लोगों ने बोला है। इनफैक्ट हमें यह गौर करना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ पर नौकरी करते थे, इनकी तनख्वाहें कहाँ से आती थी, इन लोगों ने इतना हमें क्यों डरा दिया, इन लोगों ने क्यों ये इतना डराया, पूरे संसार को इन लोगों ने एकदम से जकड़ लिया। इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।